अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फिजिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट एक्सप्लेन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि आप लोगों की तरफ से नाम होता है हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज दैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास MCQ नंबर 1 है, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पोजेस द हाईएस्ट इलास्टिसिटी। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा सॉलिड होगी उसकी इलास्टिसिटी भी जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्टील है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेकंड में कहता है कि व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थर्ड में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़ डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप लोगों के पास जो स्ट्रेस होता है, यंग मॉडुलस होता है और प्रेशर होता है, इनकी जो है वो सेम डायमेंशन होती है विच इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन स्ट्रेन जो है वो इसकी डायमेंशन या यूनिट जो है फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होती। बेसिकली हमारे पास स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये रेशो होती है बिटवीन टू लेंथ्स जो अपने यूनिट्स को जो है वो कैंसिल कर देती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ में कहता है कि मटेरियल्स दैट अंडरगो द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर ब्रेकिंग, तो उनको हम लोग जो है वो डक्टाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5 में कहते हैं कि वायर इज स्ट्रेस्ड बाय अ फोर्स एफ विच काजेज एन एक्सटेंशन आई, द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज। तो हमारे पास वो जो एनर्जी होगी बेसिकली वो हमारे पास जो एक्सटेंशन ऑफ वायर होगी वो प्रोपोर्शनल होगी टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। मीन्स हम लोग जितनी फोर्स अप्लाइड करेंगे उतनी एक्सटेंशन जो है वो उस वायर में जो है वो प्रोड्यूस होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 6 में कहते हैं कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय ज्वाइनिंग द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम लोग जो है वो पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 7th में कहते हैं कि एनी अल्टरनेशन प्रोड्यूस्ड इन द शेप लेंथ और द वॉल्यूम व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इसको हम लोग डिफॉर्मेशन कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 8th में कहते हैं कि द एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम लोग जो है वो वैलेंस बैंड कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9th में कहते हैं द क्यूरी टेम्परेचर इज़ दैट एट विच, तो हमारे पास ऐसा टेम्परेचर जिस पे हमारे पास जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग जो है वो क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 10th में कहते हैं कि फेरोमैग्नेट विल बिकम फुली मैग्नेटाइज्ड एट, तो हमारे पास जब भी जो है वो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी पीक वैल्यू पर होता है, तो उस वक्त हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो फुली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 11th में कहता है कि हमारे पास जो है वो कोरेसिव फोर्स इज़ द फोर्स विच अपोजेस, तो हमारे पास जो कोरेसिव फोर्स होती है ये अपोज करती है डीमैग्नेटाइजेशन को। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 12th में कहता है कि मटेरियल इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड टू देयर एटम्स एट लो टेम्परेचर, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग जो है वो इंसुलेटर्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 13 में कहते हैं कि हमारे पास ब्रेकिंग ऑफ द क्रिस्टल्स अलोंग द डेफिनेट डायरेक्शन, तो उसको हम लोग जो है वो क्लीवेज कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 14 में कहता है कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ द एटम्स रिमेन्स सेम अलोंग द एनी डायरेक्शन इन द क्रिस्टल, तो उसको हम लोग जो है वो होमोजेनिटी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 15 में कहता है द बैंड थ्योरी ऑफ द सॉलिड्स एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्टरली द नेचर ऑफ, तो बैंड थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स को जो है वो एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को भी एक्सप्लेन किया था और इलेक्ट्रिकल सेमीकंडक्टर्स को भी जो है वो एक्सप्लेन किया था। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 16 में कहता है कि वैकेंट और द पार्शली फिल्ड बैंड इज़ कॉल्ड, तो वैकेंट या पार्शली फिल्ड जो बैंड होता है उसको हम लोग जो है वो कंडक्शन बैंड कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 17 में कहता है कि हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड बैंड इज़ कॉल्ड, तो कम्प्लीटली फिल्ड बैंड जो होता है उसको हम लोग जो है वो कोर बैंड कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 18 में कहता है कि व्हेन द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो भी हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 19th में कहता है कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ द सॉलिड्स द सेमीकंडक्टर्स ऐप, ठीक है। तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके पास एक कंप्लीट फील्ड वैलेंस बैंड होता है, ठीक है, एक पार्शली फील्ड कंडक्शन बैंड होता है और उसका एक नैरो फॉरबिडन बैंड होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट 20 में कहते हैं हमारे पास द एनर्जी नीडेड टू मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। तो हम लोग जो है वो मैग्नेटाइजेशन एंड डी मैग्नेटाइजेशन एनर्जी जो होती है उसको हम लोग जो है वो हिस्टैरिसीस लूप एरिया से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो ये था आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट फ्रॉम चैप्टर फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।